ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है कोल इंडिया पर गहरा विश्लेषण। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम हर दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा किए गए सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे। कोल इंडिया की कहानी एक गहरे विरोधाभास की कहानी है। एक ओर यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विशाल स्तंभ है, एक महर्षि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट नियोक्ताओं में से एक। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक अनिवार्य स्तंभ है जो घरेलू कोयला उत्पादन का 80% योगदान देता है और देश की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% पूरा करता है। दूसरी ओर यह उस उद्योग के केंद्र में संचालित होता है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के लिए भारी वैश्विक और घरेलू दबाव का सामना कर रहा है। यह द्वैध स्वभाव एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपदा होने के साथ साथ एक अस्तित्वगत दीर्घकालिक खतरे का सामना करना इसे इस स्टॉक को गहरी रुचि और गर्म बहस का स्रोत बनाता है। कोल का कोलोसस, कंपनी प्रोफाइल और इतिहास। कोल इंडिया लिमिटेड या CIL एक राज्य स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी है जो नवंबर 1975 में कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद अस्तित्व में आई। अपनी मामूली शुरुआत में 69 मिलियन टन MT उत्पादन के साथ CIL दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। इसका आकार विशाल है जो 8 भारतीय राज्यों में फैले 85 खनन क्षेत्रों में संचालित है और कुल 310 कार्यरत खदानों का प्रबंधन करता है, जिनमें भूमिगत, ओपन कास्ट और मिश्रित खदानें शामिल हैं। 1 अप्रैल 2025 तक कंपनी एक बड़े कॉरपोरेट नियोक्ता भी थी जिसमें 220,000 से अधिक कर्मचारी थे। अपने आकार से परे CIL का भारत की ऊर्जा अवसंरचना में रणनीतिक महत्व अतुलनीय है। यह देश की कुल बिजली उत्पादन का 25% आपूर्ति करता है और मेक इन इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी के प्रमोटर की पहचान उसकी निवेश थीसिस को समझने में एक महत्वपूर्ण कारक है और CIL का प्रमोटर अनूठा है। कंपनी एक महर्षि उद्यम है जो भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक विशिष्ट स्थिति है ताकि चयनित राज्य स्वामित्व वाली व्यवसायों को विस्तार करने और वैश्विक दिग्गज बनने का अवसर मिल सके। यह विशेष क्लब केवल 10 सदस्यों का है जो 300 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSEs में से हैं। यह स्थिति CIL को राज्य से मजबूत समर्थन प्रदान करती है, जिससे यह प्रभावी रूप से एक अर्ध एकाधिकार स्थिति और एक कैप्टिव बाजार प्राप्त करता है। भारत सरकार कोयला मंत्रालय के माध्यम से मुख्य प्रमोटर है, जो कंपनी में 63.13% का महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। यह मजबूत स्वामित्व संरचना स्थिरता का एक विशाल आधार प्रदान करती है और इसकी सफलता में एक हितधारक बनाती है, क्योंकि कंपनी ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार के खजाने में योगदान देती है। हालांकि CIL की स्वामित्व की प्रकृति एक दोधारी तलवार है। जबकि यह राज्य समर्थन का एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करता है, इसका मतलब यह भी है कि कंपनी के संचालन केवल लाभ के उद्देश्य से नहीं है। CIL को व्यावसायिक व्यवहार्यता और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाना चाहिए, जैसे कि रोजगार का प्रबंधन और अपने खनन कार्यों से विस्थापित समुदायों के लिए उचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना। इसके अलावा इसकी प्रमुख स्थिति कानूनी चुनौती से बाहर नहीं है। 2023 में एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निर्धारित किया कि CIL और अन्य राज्य मोनोपोली वास्तव में प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के अधीन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खनन में व्यवसाय करना सर्वोच्च कार्य नहीं माना जा सकता, एक कानूनी निर्णय जो कंपनी के संचालन के माहौल को मौलिक रूप से बदल देता है। इस निर्णय से नियामक जोखिम का एक नया आयाम जुड़ गया है, क्योंकि अब CIL की कार्रवाई को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा अनुचित या भेदभावपूर्ण प्रथाओं के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। इसीलिए कंपनी का अपने प्रमोटर के साथ संबंध दोनों ही अत्यधिक शक्ति का स्रोत और अंतर्निहित राजनीतिक और नियामक जटिलताओं की परत प्रदान करता है। एक दशक काले में वित्तीय स्थिति। जबकि स्टॉक चार्ट में अस्थिरता के दौर दिख सकते हैं, कोल इंडिया के अंतर्निहित वित्तीय विवरणों में गहराई से देखने पर
एक स्थिर लाभप्रदता और वित्तीय समझदारी की कहानी सामने आती है। पिछले दशक में कंपनी को एक वित्तीय किला के रूप में साबित किया है, जिसमें उच्च लाभप्रदता, न्यूनतम आरण और उदार लाभांश नीति है। वित्तीय वर्ष 2016 में CIL ने पहली बार सकल बिक्री में RS 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया, जिससे वह एक वित्तीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सका। 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में इसकी वार्षिक आय RS 1.33 ट्रिलियन थी। पिछले 12 महीनों के लिए कंपनी ने RS 1.6 ट्रिलियन की आय दर्ज की। कंपनी के लाभप्रदता मैट्रिक्स विशेष रूप से प्रभावशाली है। नवीनतम उपलब्ध डेटा के अनुसार CIL का इक्विटी पर उच्च रिटर्न ROE 88.9% है और पूंजी पर रिटर्न ROC 48.0% है। ये आंकड़े उद्योग के माध्य से बहुत ऊपर हैं, जो इसकी शेयरधारकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने और अपनी पूंजी का प्रभावी उपयोग करने की मजबूत क्षमता को दर्शाते हैं। कंपनी ने स्वस्थ शुद्ध लाभ मार्जिन भी बनाए रखा है, जो 26.4% है। निवेशकों के लिए एक मुख्य आकर्षण CIL का लगातार उच्च लाभांश यील्ड है, जो हाल के समय में 6.77% से 8.77% के बीच रहा है। यह स्थिर आय की तलाश में आय उन्मुख निवेशकों के लिए इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है। कंपनी का बैलेंस शीट उसकी वित्तीय स्थिरता को और मजबूत करता है। CIL को लगभग आरण मुक्त कंपनी माना जाता है, जिसकी आरण से इक्विटी अनुपात उल्लेखनीय रूप से कम है, जो केवल 9.15% से 0.09% तक है। मार्च 2025 तक, जबकि इसकी सकल आरण बढ़कर RS 5 अरब हो गया था। कंपनी के नकद भंडार RS 373.9 अरब के साथ कुल शुद्ध नकद स्थिति RS 242.4 अरब थी। ये मजबूत वित्तीय स्थिति बाजार में उतार चढ़ाव का सामना करने और भविष्य की रणनीतिक परियोजनाओं के लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करती है। हालांकि एक कम चर्चा किए गए मेट्रिक मुफ्त नकदी प्रवाह FCF पर करीब से नजर डालने से एक संभावित चिंता का क्षेत्र सामने आता है। पिछले 3 वर्षों में CIL का मुफ्त नकदी प्रवाह उसकी ब्याज और कर से पहले की आय EBIT का केवल 32% था। इसे कमजोर रूपांतरण दर माना जाता है। किसी कंपनी की अपनी लेखा लाभ को मूर्त नकदी में परिवर्तित करने की क्षमता उसकी वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। कमजोर FCF रूपांतरण बाजार की कुछ संदेहास्पदता को समझा सकता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि उच्च प्रोफाइल लाभप्रदता के बावजूद नकदी उत्पन्न नहीं हो रही है और व्यवसाय या उसके शेयर धारकों को उतनी कुशलता से वापस नहीं की जा रही है जितनी अपेक्षा की जा सकती है। CIL के मजबूत मौलिक मैट्रिक्स, उच्च लाभप्रदता, कम आरण और उदार लाभांश को उसकी हाल की स्टॉक कीमत प्रवृत्ति के साथ रखने पर स्पष्ट असंबंध दिखता है। जबकि कंपनी मौलिक रूप से मजबूत है, उसकी बाजार प्रदर्शन ऐसी कारकों से प्रभावित प्रतीत होती है जो उसके बैलेंस शीट और आय विवरण से परे हैं। बाजार वर्तमान मूर्त ताकतों के आधार पर स्टॉक का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, बल्कि कोयला उद्योग से जुड़े दीर्घकालिक भविष्य केंद्रित जोखिमों के लिए छूट लागू कर रहा है। कंपनी का कमजोर FCF रूपांतरण इस बाजार व्यवहार का एक मूर्त वित्तीय कारण प्रदान करता है, क्योंकि यह एक छिपी हुई अक्षमता का संकेत देता है जो उसकी अन्यथा शानदार वित्तीय प्रोफाइल को कमजोर करता है। ग्राम का लेंस। क्या कोल इंडिया एक मूल्य स्टॉक है? कोल इंडिया क्या एक संभावित मूल्य निवेश है या नहीं? इसका आकलन करने के लिए हम बेंजामिन ग्राहम द्वारा प्रस्तावित एक पारंपरिक मूल्यांकन विधि का उपयोग कर सकते हैं, जो मूल्य निवेश के पिता हैं। ग्राहम का दृष्टिकोण सुरक्षा का मार्जिन खोजने पर केंद्रित है, जिसमें स्टॉक्स को उनके आय और संपत्तियों के आधार पर उनके आंतरिक मूल्य से काफी नीचे कीमत पर खरीदा जाता है। उनके सूत्र का एक सरल संस्करण, जिसे अक्सर ग्राहम नंबर कहा जाता है, इस आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम संख्या निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके गणना की जाती है। V/2.5 EPSX x BVPS सूत्र का उपयोग करके हमें मिलता है V 22.65 HT and Sunset T R A छोड़े 527 T 60 Rs 4 और 1। इस रूढ़िवादी मूल्यांकन के आधार पर RS 441 का गणना किया गया आंतरिक मूल्य
वर्तमान बाजार मूल्य से स्पष्ट रूप से अधिक है, जो लगभग R380-390 के क्षेत्र में मंडरा रहा है। इसका मतलब है कि पारंपरिक मूल्य निवेश दृष्टिकोण से एक सुरक्षा मार्जिन मौजूद है, क्योंकि बाजार इस स्टॉक को इसकी अनुमानित आंतरिक कीमत से छूट पर मूल्यांकित कर रहा है। हालांकि यह कंपनी जैसे CIL के लिए इस मॉडल की सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। ग्रेहम नंबर स्थिर आय और बुक वैल्यू मानता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुणात्मक कारकों, दीर्घकालिक विकास की संभावना या महत्वपूर्ण उद्योगव्यापी जोखिमों को ध्यान में नहीं रखता। यह तथ्य कि स्टॉक अपने ग्रेहम नंबर से छूट पर ट्रेड कर रहा है, बाजार की जोखिम की धारणा के बारे में एक शक्तिशाली बयान है। बाजार स्टॉक को उसकी वर्तमान मजबूत मूलभूत बातों के आधार पर मूल्य नहीं दे रहा है, बल्कि यह छूट उन कारकों के लिए एक जोखिम प्रीमियम को दर्शाता है जो सूत्र के दायरे से बाहर है, जैसे कोयला उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता और संभावित नीति परिवर्तनों। स्टॉक अंडरवैल्यूड तभी माना जाएगा जब निवेशक इन दीर्घकालिक जोखिमों को स्वीकार करने को तैयार हो। सिक्के के दो पहलू। बुल बनाम भालू मामला। कोल इंडिया के लिए निवेश का मामला इसकी विरोधाभासी प्रकृति का सीधा प्रतिबिंब है। तेजी और मंदी के तर्क स्पष्ट रूप से विपरीत हैं, प्रत्येक के अपने मजबूत तर्क हैं। बुल केस के प्राथमिक तर्क का आधार CIL की भारतीय अर्थव्यवस्था में रणनीतिक महत्व है। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्र है, जिसमें ऊर्जा की मांग बहुत अधिक और बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मजबूत प्रयासों के बावजूद सरकार अभी भी कोयले पर निर्भर है, जिसे ब्रिज फ्यूल कहा जाता है। ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक 90 GW नई कोयला आधारित क्षमता जोड़ने की योजना भी घोषित की है, और CIL ने अपने FY 2026 के लिए 875 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है, जो देश की बेसलोड पावर आवश्यकताओं को पूरा करने में कोयले की अनिवार्य भूमिका को दर्शाता है। वित्तीय दृष्टिकोण से CIL एक मजबूत कंपनी है। इसकी उच्च लाभप्रदता, मजबूत बैलेंस शीट और 10% से कम आरण से इक्विटी अनुपात बाजार में उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। आय केंद्रित निवेशकों के लिए लगातार उच्च लाभांश उपज, जो उद्योग के माध्य से कहीं अधिक है, स्टॉक को एक आकर्षक निष्क्रिय आय का स्रोत बनाती है। इसके अलावा हाल की सरकारी नीति कार्रवाइयों जैसे RS 400 प्रति टन मुआवजा कर की समाप्ति और कोयले पर GST में वृद्धि अधिकांश घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए कोयले की डिलीवरी लागत को कम करने की उम्मीद है, जिससे यह आयातित कोयले की तुलना में एक अधिक आकर्षक ईंधन स्रोत बन जाता है और संभवतः CIL के घरेलू बाजार को बढ़ावा देता है। अंत में CIL स्थैतिक नहीं है। यह सक्रिय रूप से अपने ऊर्जा संक्रमण के अनुकूल होने के लिए 5 GW सौर और पवन परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर रहा है, जो एक रणनीतिक कदम है। भयावह स्थिति का केंद्र एक अविश्वसनीय दीर्घकालिक खतरे पर है, वैश्विक रूप से डिकार्बोनाइजेशन का प्रयास। जबकि कोयला अभी भी भारत में एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना रहेगा, इसकी ऊर्जा मिश्रण में हिस्सेदारी 70% से घटकर लगभग 50% तक पहुंचने का अनुमान है 2030 तक। इसके परिसंपत्तियों के रुक जाने का दीर्घकालिक जोखिम, जब दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नियामक और कानूनी जोखिम भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं। जबकि सरकार की नीति एक बुल केस टेलविंड है, उस नीति में कोई भी बदलाव, जैसे कि शुल्क की पुनर्स्थापना या नए कड़े पर्यावरण मानकों का लागू करना, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए मानक, जिन्हें हाल ही में कई संयंत्रों के लिए वापस ले लिया गया है, कंपनी की लाभप्रदता और संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि CIL प्रतिस्पर्धा कानून के अधीन है, एक और चल रहा जोखिम है, क्योंकि यह उसकी प्रमुख स्थिति को चुनौती देता है और उसे उचित बाजार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार ठहराता है। परिचालन रूप से कंपनी ने हाल ही में उत्पादन में गिरावट दिखाई है। अप्रैल-अगस्त अवधि में उत्पादन में 3.5% की गिरावट हुई है। यह पहले चर्चा किए गए EBIT से फ्री कैश फ्लो में कमजोर परिवर्तन के साथ एक स्पष्ट वित्तीय लाल झंडी प्रस्तुत करता है। अंत में कोलगेट घोटाला, जो सरकार की नीति पर विवाद है,
न कि सीधे CIL प्रबंधन पर, ने पूरे क्षेत्र पर एक बड़ा प्रतिष्ठा धब्बा बना दिया है जो निवेशकों को प्रभावित कर सकता है। भावनाएं और पारदर्शिता और शासन के बारे में चिंताएं उठाएं। अंतिम विचार, एक रणनीतिक अनिवार्यता। कोयला इंडिया अपनी विरोधाभासों से परिभाषित एक कंपनी है। यह एक मौलिक रूप से मजबूत, उच्च लाभांश वाली स्टॉक है जो कि एक रूढ़िवादी बेनजामिन ग्राहम मूल्यांकन के आधार पर छूट पर ट्रेड कर रही प्रतीत होती है। यह एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपदा है जिसका मध्यम अवधि में लगभग गारंटीकृत बाजार है, सरकार की नीति और मजबूत बैलेंस शीट द्वारा समर्थित। हालांकि यह पारंपरिक ग्रोथ स्टॉक नहीं है। निवेश का सिद्धांत जटिल है जो भारत की विकसित हो रही ऊर्जा नीति और स्वच्छ भविष्य के लिए वैश्विक प्रयासों के साथ गहराई से जुड़ा है। स्टॉक का वर्तमान मूल्यांकन इन शक्तियों के नाजुक संतुलन को दर्शाता है। बाजार दीर्घकालिक अस्तित्व संबंधी खतरों के लिए जोखिम प्रीमियम लगा रहा है, जबकि कंपनी की वर्तमान वित्तीय ताकत और रणनीतिक महत्व को भी मान्यता दे रहा है। अंततः कोल इंडिया में निवेश हर किसी के लिए नहीं है। ये भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं पर एक खेल है और यह विश्वास है कि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण एक धीमा, चरणबद्ध प्रक्रिया होगी, न कि अचानक तेज बदलाव। ये एक ऐसे निवेशक के लिए स्टॉक है जो इस अद्वितीय स्थिरता और दीर्घकालिक नियामक और पर्यावरणीय जोखिम के मिश्रण को समझता है। यह एक रणनीतिक दांव है, न कि सट्टा। यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए है और वित्तीय सलाह नहीं है। जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और पेशेवर विश्लेषण पर आधारित है। स्टॉक्स और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। पिछली प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेतक नहीं है। पाठकों को अपनी स्वयं की उचित परिश्रम करनी चाहिए और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए इससे पहले कि वे कोई भी निवेश निर्णय लें। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण देखना चाहेंगे।